अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नौमान है और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो जो कि थीम ऑप्शंस के फंक्शनैलिटीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट कुछ फीचर्स के ऊपर या थीम ऑप्शंस के जो ऑप्शंस हैं अवाडा के, उसके ऊपर बात करेंगे। सो अगेन हम अपने थीम ऑप्शंस पे आ जाते हैं और लास्ट वीडियो में हमने पेज टाइटल बार तक के ऑप्शंस को डिस्कस किया था थीम ऑप्शंस के अंदर। सो आज हम उससे आगे नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके ऊपर आप चलेंगे, जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ब्रेड क्रम्स से। सो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स आपके वो रूट मैप्स या पाथ्स होते हैं जो कि आप अपने पेज पर दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ किसी पेज पे दिखा सकूँ, मेनली ब्रेड क्रम्स का कंसेप्ट जो है वो ब्लॉग्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है या पोस्ट्स के अंदर। नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर ब्रेड क्रम्स बहुत कम अब यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनेबल करने के बाद जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ। फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं इसको इनेबल करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। ब्रेड क्रम्स आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपको क्या बेनिफिट देते हैं, तो इस हवाले से मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। तो मैंने ब्रेड क्रम्स आपके मोबाइल डिवाइसेस पे भी इनेबल कर दिए और इसके बाद पेज टाइटल बार के अंदर आके जो हमने इस वक्त हाइड की हुई है, इसको मैं शो बार एंड कंटेंट करता हूँ और यहाँ से मैं बार के अंदर ब्रेड क्रम्स शो कर देता हूँ, ठीक है। पेज टाइटल बार के अंदर ब्रेड क्रम्स को मैं शो करूँगा तो तब ये पेज टाइटल बार के अंदर मुझे ब्रेड क्रम्स दिखाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़र के फुटप्रिंट्स या आपके पेज का राउट मैप बताते हैं आपको कि आप किस पेज से किस पेज तक जा रहे हैं और यूज़र को नेविगेशन में आसानी हो जाती है। ब्रेड क्रम्स इनेबल किए, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अवाडा के पेज ऑप्शंस के अंदर से जब तक ब्रेड क्रम्स या उनका अपना स्पेसिफाइड पेज ऑप्शंस जो हैं उसके अंदर से भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो अगर वहाँ से चेंज होंगे और डिफ़ॉल्ट पे ये नहीं होगा तो फिर ये थीम ऑप्शन से जो आप चेंजेस करेंगे वो इस पेज पे इफेक्ट नहीं होंगी। और ये क्यों नहीं होती और ये कैसे है, इसको हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम फ्यूजन बिल्डर या अवाडा बिल्डर के ऊपर बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ ताकि जो सेटिंग्स मैं यहाँ से चेंज करूँ वो ऑटोमेटिकली इस पे रिफ्लेक्ट हों, इस पेज की इंडिपेंडेंट कोई सेटिंग्स अपनी ना हो। सो मैंने इस कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर इसकी पेज टाइटल बार को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ डिफ़ॉल्ट की जगह कोई और सेटिंग रखेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली सिर्फ इस पेज के लिए यूज़ होगी, ठीक है। और वो इस तरह ही काम करेगा, वो फिर इस थीम ऑप्शन की किसी सेटिंग से चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो अब हमने कॉन्टैक्ट में आए और आप ये देखें, ये कॉन्टैक्ट पेज है और ये पीछे हमारी लास्ट वीडियो में हमने पेज टाइटल का बैकग्राउंड चेंज किया था जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। और ये नीचे आप देख रहे हैं कि वो आपको बता रहा है कि होम के बाद आगे कॉन्टैक्ट पेज, क्योंकि कोई और लेवल नहीं है आपका, कोई फर्स्ट लेवल या थर्ड लेवल पेज नहीं है, डायरेक्टली आपके मेन पेजेस हैं। सो वो आपको बता रहा है कि आप होम से कॉन्टैक्ट पे आए हैं और आप अब वापस होम पे जा सकते हैं, ठीक है। सो ब्रेड क्रम्स आपको इस तरह की कुछ नॉलेज देते हैं। तो ये स्लाइडिंग बार के ऊपर, स्लाइडिंग बार अवाडा का एक फ़ीचर है और ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। अवाडा स्लाइडिंग बार क्या चीज़ है? स्लाइडिंग बार ये होती है कि आपकी जो ये पूरा मेन्यू है, ठीक है, अभी आपकी वेबसाइट है आपके सामने है इस वक्त, ठीक है। और आप यूज़र को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हिडन हो, लेकिन जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो उसको पॉप आउट कर दे सामने पढ़ने के लिए, या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं या इस तरह कुछ है, तो उस काम के लिए स्लाइडिंग बार आपकी यूज़ होती है। तो स्लाइडिंग बार को अगर मैं इनेबल करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद मैं इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट किधर होनी चाहिए। सो इसको हम फ़िलहाल के लिए राइट पे रख देते हैं कि राइट पे होनी चाहिए। उसके बाद स्लाइडिंग बार की विड्थ है, उसके अंदर कॉलम्स हैं और उसके बाद उसका कॉलम की अलाइनमेंट है कि स्टैक्ड है या फ्लोटेड है, ठीक है। अगर स्टैक्ड करेंगे तो ये 1 बाय 1 जस्ट लाइक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये एज्यूम करेंगे एक स्लाइडिंग बार है, ठीक है। ये मेरी एक विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 10 की ये एक स्लाइडिंग बार है और ये जो आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रही है इस वक्त स्टैक्ड फॉर्मेट में है। स्टैक मीन्स ये पाइल अप हुई हुई है एक दूसरे के ऊपर। सो ये स्टैक फॉर्मेट में। अगर मैं फ्लोटेड करता तो ये ऐसे आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस है स्टैक्ड और फ्लोटेड में। सो उसके बाद नीचे स्लाइडिंग बार की स्टाइलिंग है कि उसका टॉगल स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। वो सर्कल है या कोई मेन मेन्यू का आइकन यूज़ करना है या फिर आपने रेक्टेंगल या ट्रायंगल। हम इसको भी आहिस्ता आहिस्ता थीम ऑप्शंस में इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इनेबल करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेनली ये है क्या। वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी
कि इसी तरह लेट्स सपोज ये एक बटन है और आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट से ऐसे एक स्लाइडिंग बार निकल आएगी और इधर आप कोई अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करवा सकते हैं। सो अब मैंने ये स्लाइडिंग बार इनेबल कर दी और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, और जब मैं इसको रीलोड करूँगा, सो लेट इट रीलोड। ओके तो ये मैंने रीलोड की, तो आप ये देख रहे हैं आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है। ये प्लस का बटन इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ थीम ऑप्शंस के अंदर स्लाइडिंग बार को इनेबल किया है और इसका हमने स्लाइडिंग बार टॉगल स्टाइल सर्कल रखा हुआ। सो आपको ये एक सर्कल में प्लस का बटन नज़र आ रहा है, और मेनली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक स्लाइड बार आपके सामने आपको स्लाइड होके साइड से नज़र आ गई है। यहाँ ये अभी एम्प्टी है क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं है, और यहाँ इसमें डिटेल्स कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये एक स्लाइड बार है जो कि प्लस माइनस पे ओपन हो रही है, और इस पर आप कोई अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करवा सकते हैं। इसका आइकन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, मतलब अब अगर हम सर्कल के बजाय इसको रेक्टेंगल चाहते हैं, ठीक है, या हमको मेन मेन्यू आइकन करते हैं इसको, और इसको हम सेव चेंजेस करते हैं। और सेव चेंजेस करने के बाद हम अगेन अब इसी पेज को अगर रीलोड करते हैं, सो अब ये वाला जो सर्कल बटन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर इसका बैकग्राउंड और इसका आइटम डिवाइडर कलर है और इसकी बाकी स्टाइलिंग है। लेट्स सपोज ये ब्लैक बैकग्राउंड, हम इसको ब्लैक नहीं चाहते, हम अपने थीम की तरह इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ और ये बाकी सारे फ़ॉन्ट कलर, स्लाइडिंग बार लिंक कलर, ये चीज़ें आई होप खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, सो इनको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बॉर्डर है स्लाइडिंग बार के ऊपर, ये आपको एक बॉर्डर लाइन दिखा देगा स्लाइडिंग बार के ऊपर, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारी स्लाइडिंग बार में कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। इसको हम अभी रीलोड करते हैं अगेन, और रीलोड करके हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद ये एक ऑप्शन है स्लाइडिंग बार ओपन ऑन पेज लोड, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करता है कि आप जैसे ही आपका पेज लोड हो तो क्या स्लाइडिंग बार ओपन हो जानी चाहिए कि नहीं। उसके बाद स्लाइडिंग बार ऑन मोबाइल, क्योंकि मेनली मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, सो मोबाइल के ऊपर मेनली बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑफ मिलते हैं और आपको डेस्कटॉप के ऊपर वो ऑप्शंस और फीचर्स का व्यू अच्छा मिलता है। सो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस और यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए आपको बेहतर यही होता है कि स्लाइडिंग बार या पॉपअप्स या इस तरह की चीज़ें मोबाइल्स में ना एक्टिव की जाएँ, क्योंकि मोबाइल का यूज़र उस स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन के ऊपर वो फिर बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है और वो इरिटेट हो जाता है। सो इस वजह से उस चीज़ के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उसको अवॉइड करने के लिए कि अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर स्टिल अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके तो यही स्लाइडिंग बार मोबाइल पे भी शो करवा सकते हैं। एनीवेज, अब हमारा एक रेक्टेंगल प्लस आ गया सर्कल के बजाय, और इसको क्योंकि हमने ब्लू कलर दिया था अपने थीम के मुताबिक, जो कि हमें ये नज़र आ रहा है स्लाइडिंग बार बैकग्राउंड कलर हमने क्योंकि ब्लू दिया था, सो अब आप यहाँ देख रहे हैं आपकी ये स्लाइडिंग बार ब्लू कलर की होगी इंस्टेड ऑफ ब्लैक। सो ये हमारे थीम से कुछ मर्ज कर चुकी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आप इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी थीम स्टाइलिंग पे कि आप इसको किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि आप इस स्लाइडिंग बार के अंदर आप डाल क्या सकते हैं कंटेंट, और वो कैसे आप उस कंटेंट को अपडेट करेंगे। सो उसके लिए आपको अपीयरेंस में जाके विजेट्स में आना पड़ेगा। अवाडा की बहुत सी विजेट्स भी हैं और विजेट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि हम अवाडा के एक एक फ़ीचर को एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अवाडा के सब फीचर्स और सब वर्डप्रेस के भी काफ़ी हद तक के पॉइंट्स और फीचर्स का आपको आइडिया हो चुका होगा। सो अभी के लिए जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अवाडा की जो स्लाइडिंग बार है इसमें जो डाटा आता है वो विजेट्स के थ्रू आता है, ठीक है। सो ये आपकी स्लाइडिंग बार की विजेट 1 है और ये स्लाइडिंग बार की विजेट 2 है, ठीक है। सो अभी हम स्लाइडिंग बार की विजेट 1 यूज़ करेंगे और इसके अंदर एज्यूम करते हैं कि हम कुछ डाल देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। ये सारी आपके पास विजेट्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन विजेट्स को कैसे यूज़ करते हैं इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए जस्ट मैं इस तरह करता हूँ कि मैं लेट्स सपोज यहाँ से कैलेंडर विजेट उठा के स्लाइडिंग बार विजेट के अंदर मूव कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ कैलेंडर। अगर नाम नहीं दूंगा तो वो डिफ़ॉल्ट टाइटल उसका उठा लेगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अब जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इधर अब कैलेंडर आ गया, ठीक है। सो
ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है। कैलेंडर तो एक जस्ट एक एग्जांपल है। आप इसकी जगह यूज़र को कुछ भी दिखा सकते हैं, लाइक कोई फॉर्म डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म इस विजेट में शो करवा दिया, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो क्या होगा कि अब यूज़र जो है वो, ये आपका एक ऐसी स्लाइडिंग बार है जो कि ग्लोबली अवेलेबल है ऑन एवरी पेज, ठीक है। सो आप इस आइकन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको मेन मेन्यू का कोई आइकन लगा देंगे और जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा, उप्स सॉरी, ये हमें इसको रीलोड करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म को शो करवाने के लिए हमने अगेन इसको रीलोड किया। सो अब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो कि इस वक्त थोड़ा सा स्टैक्ड और डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म ये एक्चुअली इस विजेट के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, ठीक है। सो हम इसको चेंज करके कोई कुछ और यहाँ लगाते हैं जो स्टैक ना हो और डिस्टर्ब ना करे लेआउट को, क्योंकि हमारी लेआउट उसका स्टाइल बहुत छोटा है। लेट्स सपोज हम कॉन्टैक्ट इन्फो इधर पुल कर देते हैं, और कॉन्टैक्ट इन्फो में मैं इस वक्त जस्ट हैश लिंक्स डाल रहा हूँ जस्ट टू डिस्प्ले देम, वो ताकि सिर्फ वो डिस्प्ले हों बजाय इसके कि हम उसमें कोई डाटा लिखें। बाद में हम इसमें डाटा वगैरह पुट कर लेंगे। सो इसको हम सेव करते हैं और सेव करके हम इसको अगेन रीलोड करते हैं। सो अब हम जब इसको विज़िट करते हैं तो ये आप देखें, आपको कॉन्टैक्ट इन्फो नज़र आ रही है, यहाँ ऊपर हमारा कैलेंडर लगा हुआ है। सो ये इस तरह आप अवाडा विजेट्स की स्लाइडिंग बार के अंदर बहुत सी डिफरेंट विजेट्स को डाल सकते हैं। और ये हमने इस वक्त स्लाइडिंग बार को रखा हुआ है राइट पे। आप इसको बॉटम, लेफ़्ट, टॉप सब लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ और इसको मैं सेव चेंजेस करता हूँ, तो यही बार जो आपको यहाँ साइड पे नज़र आ रही है, ये इधर आपको बॉटम में नज़र आना शुरू हो जाएगी और ये नीचे से पॉप अप कर जाएगी, जैसे आपकी नोटिफिकेशन बार्स पॉप अप करती हैं। सो अब मैंने अगर इसको सेव कर दिया है, ठीक है, आई थिंक सेव नहीं किया। सो अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप ये देखें, ये पेज रीलोड हुआ तो ये अब नीचे आ गई है बार, और ये नीचे से अब पॉप अप करेगी, ठीक है। सो ओके, इसको हमें अगेन रीलोड करना पड़ेगा। हमारा पेज अभी पूरी तरह से लोड नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा पेज रीलोड हुआ। तो अगर हमने इसको प्लस किया तो अब आप देख रहे हैं ये बार आपकी नीचे से पॉपअप हो रही है, ठीक है। और क्योंकि हमने इसका स्टाइल फ्लोटेड स्टैक रखा हुआ है, तो इसलिए आप देखें कि पहले एक विजेट है ये वाली कैलेंडर, और उसके बाद उसके नीचे स्टैक हुई हुई है दूसरी विजेट, ठीक है। और अगर हम इसका यहाँ से स्टाइल, यहाँ से इसकी सेटिंग्स में आकर इसका स्टाइल किधर गया, स्टैक्ड वाला, अच्छा ठीक है, दैट मीन्स कि आप इसमें हमें इस वक्त कहीं स्टाइल नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉटम स्टाइलिंग के अंदर आप उसकी स्टैक्ड या फ्लोट लेआउट को सेट नहीं कर सकते। सो ये था आपका स्लाइडिंग बार। इसके बाद आते हैं फुटर के ऊपर। फुटर अगेन एक हेडर एक आपका ओवरराइड हुआ है ग्लोबल लेआउट से, तो इसको हम अगेन ग्लोबल लेआउट्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइड बार्स हैं। साइड बार्स की स्टाइलिंग और साइड बार्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो के बीच में काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि साइड बार्स कैसे काम करती हैं और उनका कैसे डिज़ाइन होता है। सो यहाँ आप इसमें साइड बार का रिस्पॉन्सिव ऑर्डर देख सकते हैं कि मतलब जब आपकी स्क्रीन छोटी होती जाए तो आपकी साइड बार्स की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कंटेंट है, फिर साइड बार 1 है, फिर साइड बार 2 है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि पहले साइड बार 1 आए, फिर कंटेंट आए, फिर साइड बार 2 आए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद स्टिकी साइड बार्स क्या होती हैं। स्टिकी साइड बार्स, जैसे कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि ये वो साइड बार्स हैं जो स्क्रॉल करते हुए स्टिक हो जाती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपका, जैसे ये आपका कोई पेज होता है, अब जैसे ये मेन्यू इस वक्त स्टिकी नहीं है, जैसे ही हमने स्क्रॉल डाउन किया ये मेन्यू स्टिक नहीं हुआ ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दी थी जिसमें ये हेडर, ये पूरा हेडर स्टिक हो जाता है ऊपर। आप स्क्रॉल डाउन करें तो हेडर आपको ऊपर स्टिक्ड नज़र आता है। सेम इसी तरह आप किसी साइड बार को भी अगर स्टिक करना चाहते हैं तो ये उसके लिए स्टिकी साइड बार है। उसके बाद बाकी उसकी वही बेसिक स्टाइलिंग्स हैं जो आपके बैकग्राउंड है, विजेट के हेडिंग का बैकग्राउंड कलर और बाकी चीज़ें। उसके बाद आप पेजेस पे आएँ तो पेजेस की ग्लोबल साइड बार्स को आप सेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो और ब्लॉग पोस्ट्स
ब्लॉग आर्काइव, इन सब की साइड बार्स आप अलग अलग सेट कर सकते हैं अवाडा थीम ऑप्शंस के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये सारी साइड बार्स जो हैं इनमें जितना भी डाटा है वो आपका इधर विजेट से डलता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं फुटर विजेट 1 2, ब्लॉग साइड बार है। उसके बाद आप जो जो साइड बार्स और इनेबल करेंगे उनकी यहाँ विजेट्स अपीयर होती जाती हैं और उसके अंदर आप विजेट्स ट्रैक करते हैं तो आपको साइड बार में वो चीज़ें नज़र आती हैं। इसको हम विजेट्स के सेक्शन में तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि विजेट्स किस तरह काम करती हैं और कैसे यूज़ होती हैं। इसके बाद आपका बैकग्राउंड है, इसमें पेज का बैकग्राउंड है और मेन कंटेंट का बैकग्राउंड है, ठीक है। पेज का बैकग्राउंड वो है जैसे आपको ये पीछे आपको देखें लाइट ग्रे सा शेड नज़र आ रहा है, ये पेज का बैकग्राउंड है, ठीक है। ये यहाँ ग्लोबल ऑप्शन से इस वक्त ये सेट हुआ हुआ है, ठीक है। आप बैकग्राउंड का पैटर्न भी डाल सकते हैं और बैकग्राउंड की कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप इमेज अपलोड करेंगे तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, फिर बैकग्राउंड कलर नहीं शो होगा जबकि वो इमेज की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और अगर इमेज आपने नहीं अपलोड की हुई तो फिर बैकग्राउंड कलर को वो ऑटोमेटिकली शो करेगा अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ। और अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट नहीं करते, इसको यहाँ से आप लेट्स सपोज ऐसे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो फिर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो कलर नहीं शो होगा। जो मेन कंटेंट का बैकग्राउंड है मेन कंटेंट आपकी पूरी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है जो इस पेज के पीछे है, जहाँ भी कोई खाली स्पेस होगी वाइट स्पेस, तो वहाँ ये आपको मेन कंटेंट शो करता है। ये आपको मेनली नज़र आता है बॉक्स्ड बैकग्राउंड में। जब आप बॉक्स्ड लेआउट में जाते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि साइड पे जो वेबसाइट की पैडिंग होती है ये वाली दोनों साइडों से, ये 30 पिक्सल या 40 पिक्सल साइडों से आपका लेआउट जो है वो बॉक्स लेआउट में चला जाता है। तो साइड का जो एरिया होता है वो अब आपको फिर वहाँ जो कलर आप इस मेन कंटेंट बैकग्राउंड में सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ नज़र आएगा। और इसी तरह अगर आप बैकग्राउंड इमेज को ही सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर कलर ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अवाडा की टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में 3 टाइपोग्राफीज़ हैं, बॉडी, हेडिंग और कस्टम फॉन्ट्स। बॉडी की टाइपोग्राफी होती क्या है? टाइपोग्राफी आपके पूरे थीम की टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। आपके पूरे थीम के अंदर जो आपकी हेडिंग्स हैं, जो आपके लिंक्स हैं, जो आपके पैराग्राफ्स हैं, आपकी बोल्ड, इटैलिक्स, हेडिंग्स एटसेट्रा, एवरीथिंग जो कि टेक्सचुअल बेस्ड है, टेक्स्ट से रिलेटेड आपके थीम पे काम कर रहा है, वो आपकी टाइपोग्राफी होती है। सो बॉडी टाइपोग्राफी में आपके पास यहाँ एक्सटेंसिवली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, थीम ऑप्शंस में। इसमें आप ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। और ये सारे गूगल के फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। गूगल के अलावा अगर कोई कस्टम फ़ॉन्ट आप करना चाहते हैं वो कस्टम फ़ॉन्ट्स के टैब से आप कर सकते हैं, उसको देखते हैं। उसके अलावा बैकअप फ़ॉन्ट फैमिली ये होती है कि अगर इन केस ये फैमिली फॉर एनी इंस्टेंस और एनी रीज़न ये अवेलेबल नहीं है या ये लोड नहीं हो सकी तो बैकअप फ़ॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए। ये वो फ़ॉन्ट फैमिली होती है जो कि आपकी बेसिक ब्राउज़र सपोर्ट करता है और ये आपके थीम के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। सो ये बेसिक फॉल बैक फ़ॉन्ट फैमिली होती है। उसके बाद फ़ॉन्ट का वेट है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर। और ये सारे जो बॉडी टाइपोग्राफी है मेनली ये अप्लाई होती है आपके बॉडी कंटेंट पे। जो आपका बॉडी कंटेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बॉडी के वेबसाइट के सेक्शंस जो होते हैं उसमें हेडर है, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद नीचे फुटर है। तो बॉडी के कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, तो बॉडी की स्टाइलिंग जो है वो बॉडी के कंटेंट में आपको यहाँ नज़र आएगी। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर है और ये ग्लोबली, क्योंकि ये ग्लोबल ऑप्शंस हैं, अगर आप इनके ऊपर मैं आपको इसमें दिखा सकूं, ये आप देखें टाइटल में लिखा हुआ है, ये ग्लोबल ऑप्शंस है। ग्लोबल ऑप्शंस का मतलब ये है कि जो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा वो ओवरऑल द साइट अप्लाई हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि उस साइट के उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर आपने कोई उसकी इंडिपेंडेंट सेटिंग्स ना सेट की हो। जैसे कि हमने पिछले अभी कुछ देर पहले देखा था कि हमने थीम ऑप्शंस में पेज टाइटल बार इनेबल की थी लेकिन वो कॉन्टैक्ट के पेज पे नहीं हुई क्योंकि उसकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हिडन थी। सो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ आपके ये फ़ॉन्ट आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इस वक्त ग्रे है और आप देख लें कि आप की जो बॉडी है उसका मेन फ़ॉन्ट आपको थ्रू आउट ग्रे ही नज़र आएगा। अगर आप डिफरेंट पेजेस पे भी जाके इसको विज़िट करें, ये मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, सो ये आप इसको नोट करें तो ये आपको बॉडी का फ़ॉन्ट जो है वो मेनली ग्रे ही नज़र आएगा जहाँ जहाँ डिफ़ॉल्ट है। हाँ, पेज के ऊपर आप अपनी तरफ से ख़ुद फ़ॉन्ट दे सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। अवाडा के ग्लोबल ऑप्शंस आपको सिर्फ ये बेनिफिट देते हैं कि जो मैक्सिमम पार्ट है आपका उसको आप कैसे ग्लोबली मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद लिंक्स का कलर है जी, कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स हैं उनका क्या कलर होना चाहिए ग्लोबली। सो जहाँ भी ए टैग या लिंक टैग होगा वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखें तो ये एक लिंक है बेसिकली ए टैग, सो आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद
ये जस्ट एक टेक्स्ट है, लेकिन अगर हम नीचे आ जाते हैं और अब यहाँ देखें ये येलो है, ठीक है, हालांकि ये भी लिंक है ये भी एक लिंक, लेकिन ये येलो है क्योंकि इसके स्टाइलिंग के अंदर उसने मेनली इसको खुद येलो किया हुआ है, ठीक है। सो आप लिंक्स का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने जो चीज़ यहाँ ग्लोबली सेट कर दी है वो आगे आप चेंज नहीं कर सकते। लिंक्स या जो भी आपकी जो ग्लोबल ऑप्शंस इधर से सेट होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है कि जहाँ जहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको चाहिए होती हैं वहाँ वो अप्लाई हो जाती हैं, और जहाँ आपने थीम के मुताबिक कोई चीज़ों को ऊपर नीचे करना होता है वो आप वहाँ उनके मुताबिक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वाडा के अंदर कि आपको थीम ऑप्शंस के अंदर एक्सटेंसिवली हर चीज़ के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद हेडिंग्स की टाइपोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें अगेन आपको पता है कि हमारी HTML में H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये H1 से लेकर H6 तक हर हेडिंग की आप इंडिविजुअल टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। हेडिंग्स आपकी जो हैं वो आपकी जस्ट लाइक ये आपकी एक हेडिंग है, उसके अलावा ये आपकी एक हेडिंग है, ये आपकी एक हेडिंग है। तो हर हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6 हर हेडिंग के आप अलग से टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। उनका फ़ॉन्ट, उनका मार्जिन, उनका वेट, उनकी फैमिली, उनका साइज़, लाइन हाइट, एवरीथिंग आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे जब आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस स्पेसिफ़िक टेक्स्ट को किसी लेट्स सपोज ये एक टेक्स्ट है तो इसको आपने सिर्फ एक टैग देना है H1 से H6 तक, तो उसकी सारी स्टाइलिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ कि आप इसके ऊपर अलग अलग से स्टाइलिंग अप्लाई करते रहें। और फिर वो आपका फ़ॉन्ट अनइवन भी होता है क्योंकि ग्लोबली अगर एक चीज़ सिलेक्टेड नहीं है तो ह्यूमन एरर है, पॉसिबल है कि आप एक जगह फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और सेलेक्ट कर दें, किसी और पेज पे कुछ और सेलेक्ट कर दें सेम हेडिंग टैग के लिए। सो ये ग्लोबली जब आप यहाँ से एक बार सेटिंग सेट कर देते हैं तो फिर यहाँ आपको जस्ट H1 का टैग देना है और बाकी कोई स्टाइलिंग नहीं देनी। तो ये एक बेनिफिशियल बात है इसमें कि उससे आपका ग्लोबल ऑप्शंस की वजह से आपकी ये जो हेडिंग्स और बाकी चीज़ें हैं और आपकी फ़ॉन्ट की आपकी थ्रू आउट वेबसाइट की टाइपोग्राफी है वो प्रोफेशनल भी नज़र आती है और इवन भी नज़र आती है। सो ये वो टाइपोग्राफीज़ हैं। इसके बाद पोस्ट टाइटल टाइपोग्राफी। पोस्ट टाइटल टाइपोग्राफी वो है जो कि आपकी या तो ब्लॉग पोस्ट में नज़र आएगी या फिर आपकी विजिट्स के जो टाइटल होते हैं वो भी मेनली पोस्ट टाइटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये स्लाइडिंग बार लगाई थी तो ये जो विजिट का टाइटल है ये पोस्ट का टाइटल कहलाएगा क्योंकि ये एक पोस्ट है, विजिट इटसेल्फ एक पोस्ट है, ठीक है। सो ये पोस्ट टाइटल टाइपोग्राफीज़ जो होती हैं इसके अंदर आपके ब्लॉग एलिमेंट्स आ जाते हैं, आपकी सिंगल पोस्ट, आपके आर्काइव्स, आपके पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें पोस्ट कंसिडर की जाती हैं वर्डप्रेस की फॉर्म में। सो उसकी आप अलग से टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट टाइटल की एक्स्ट्राज हैं जो कि आपकी मेटा इन्फो होती है, ऑथर का नेम होता है एट्सेट्रा बाकी चीज़ें, जैसे ये नीचे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कमेंट्स, रिलेटेड पोस्ट, प्रोजेक्ट्स, ऑथर टाइटल्स, सिंगल पोस्ट टाइटल एक्स्ट्राज एट्सेट्रा। सो उनकी क्या टाइपोग्राफी ये आप अलग से सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई अपना कस्टम फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कस्टम फ़ॉन्ट्स में आते हैं, यहाँ आप उस फ़ॉन्ट को कोई नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जिस टाइप की आपके पास फ़ाइल अवेलेबल है, WOF 2 है, WOF है, TTF है जो कि ट्रू टाइप फ़ॉन्ट होता है, EOT है या SVG है, जो भी फ़ॉन्ट है आप उसको अपलोड करेंगे और यहाँ उसका नाम दे के इसको ऐड कर लेंगे। और जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे तो हेडिंग्स टाइपोग्राफी के अंदर या बॉडी टाइपोग्राफी के अंदर एक बार थीम ऑप्शंस को रीलोड करने के बाद आपको यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली में जब आप उसी फ़ॉन्ट को सर्च करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट जस्ट लाइक दीज कैटेगरीज़ वो भी आपको एक फ़ॉन्ट नज़र आएगा कस्टम फ़ॉन्ट्स की हेडिंग के नीचे। जैसे ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स है इस तरह वो हेडिंग आपको एक कस्टम फ़ॉन्ट्स की हेडिंग नज़र आएगी और उसके अंदर वो आपको फ़ॉन्ट नज़र आएगा। इस वक्त मेरे पास कोई फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको अपलोड करके दिखा सकूं, लेकिन ये ऐसे मेनली काम करता है। अपलोड करते हुए इसमें मेनली एक प्रॉब्लम आती है जो कि वर्डप्रेस की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि आप अपलोड करते हुए फ़ॉन्ट फाइल को अपलोड नहीं कर सकते। सो उसका मैं आपको एक अलग वीडियो में एक सोल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे फ़ॉन्ट्स को अलाउ कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। अगर आप करंटली अभी इसको अपलोड करेंगे सो ये आप वाडा तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी है ये आपको कहेगी कि ये वाली फ़ाइल अपलोड करना अलाउ नहीं है सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। सो वो एक रिस्ट्रिक्शन है और उसके लिए बड़ा आसानी से आप उसको वर्डप्रेस की कोडिंग में भी कर सकते हैं, आप उसके लिए एक प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे।
इसके बाद वर्डप्रेस का ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग सेक्शन इट्सेल्फ अवाडा का एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन है, और वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉग एक अलग चीज़ है, वेबसाइट एक अलग चीज़ है, ठीक है। सो ब्लॉग आपका पूरा एक अलग सेक्शन है। सो ब्लॉग और पोर्टफोलियो और बाकी मज़ीद जो थीम ऑप्शंस हैं ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इट्सेल्फ ब्लॉग और पोर्टफोलियो दो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। सो मैं नहीं चाह रहा कि हम इसको जस्ट जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करें और उसमें बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाएं। सो इसके लिए इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।